हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और ये हमारे फिफ्थ लेक्चर रहने वाला है दोस्तों। तो केमिस्ट्री ऑप्शनल की मैं ले रहा हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री ऑप्शनल का जो है आपका यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है केमिस्ट्री, उसका मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से जो है पूरा आपका सिलेबस धीरे धीरे कवर करूँगा। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो लेके नहीं आ पाया था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और जहाँ तक सिलेबस वगैरह का सवाल है तो आप वो जाके यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वो नहीं देने वाला हूँ। ओके, तो देखिए, हार्मोनिक वेव हमने पिछले इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट चालू करेंगे हमने कहा था, और हम वो शुरू करने जा रहे हैं अब। देखिए, हार्मोनिक वेव्स की वेव्स क्या होती है वो जान लेना पहले ज़रूरी है। तो हार्मोनिक वेव्स वैसी वेव्स होती है जिनके डिस्प्लेसमेंट को साइन या कोसाइन फंक्शन के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हार्मोनिक वेव्स का एक एग्जांपल जैसे ये रहा, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस थीटा, ये एक फंक्शन है। या फिर y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस थीटा, ये अगर कोई फंक्शन हो तो हम इसको इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके का ग्राफ बनता है। साइन थीटा अगर फंक्शन है, मतलब कि साइन ए एक्स प्लस थीटा अगर है तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये तो आपको पता है। और ये जो वेव वेव है और इसका ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसको हम साइन या कॉस के रूप में दिखा सकते हैं, सिर्फ साइन या कॉस है दोस्तों, याद रखिएगा, सिर्फ साइन या कॉस है। टैन कॉट और वो जो सारी चीज़ें वो नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस है। जिन जिन फंक्शंस को भी साइन और कॉस के रूप में दिखाया जा सकता है वो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। ओके, तो ये हो गया हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के क्या क्या फेलियर्स थे। तो बेसिकली फेलियर्स तो ये थे कि सिस्टम्स, जो है पहली बात तो ये है कि क्लासिकल फिजिक्स ने कभी ये नहीं बताया कि एनर्जी जो है डिस्क्रीट फॉर्म में ही ली जा सकती है। क्लासिकल फिजिक्स में मैंने आपको जैसे कि लेक्चर 1, 2 और 3 में बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, जबकि जो क्वांटम फिजिक्स होता है वो कहता है कि एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म्स में ली जा सकती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बेसिकली कंसेप्ट यही है कि किस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स जो है कई सारे कंसेप्ट फेल हो गया है एक्सप्लेन करने में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उनमें से ही एक है। और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कैटास्ट्रॉफ है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फेल्यूर है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो डिस्क्रीट ना कंसिडर करते हुए कंटिन्यूस कंसिडर करता है, जबकि जो क्वांटम फिजिक्स है वो डिस्क्रीट अमाउंट में कंसिडर करता है। तो देखिए दोस्तों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये मतलब है कि जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है। मैंने आपको पिछले बार ही बताया था कि कोई भी अगर जैसे सन से भी जैसे हमें हीट आती है, तो सन से जो हीट आती है वो इंफ्रारेड रेस के रूप में आती है। तो इंफ्रारेड रेस क्या है, जो भी आप जैसे धूप में जब बैठते हैं तो आपको हीट फील होती है, वो किस वजह से होती है? वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से आ रही होती है उसकी वजह से फील होती है। तो सन सन के केस में तो 3 प्रकार की रेडिएशन है दोस्तों। सन से हमें यूवी रेडिएशन भी मिलती है, सन से हमें विजिबल लाइट भी मिलता है, और सन से हमें इंफ्रारेड रेडिएशन भी मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो ओजोन लेयर होती है हमारी, वो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है काफ़ी हद तक। कुछ अमाउंट में आती है अल्ट्रावायलेट रेस, पर इतनी नहीं आती कि स्किन पे फफोले आ जाएं। ठीक है, तो ओजोन का बेसिकली वो रोल होता है कि यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना। इंफ्रारेड रेडिएशन वो है दोस्तों जो आपको फील होती है ना गर्मी जब आप धूप में बैठते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। और विजिबल लाइट तो खैर आपको दिखता ही है जो सन से आ रहा होता है। ओके, तो बेसिकली ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट हो गया। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आपको नजर आएगा जो यहाँ दिख रहा है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं रो से दिखाऊं, ये रो है। ओके, ये रो है। अगर मैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को रो से दिखाऊं और वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करूं, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब कि ये तो हमारा हो गया आइडियल ग्राफ। ओके, ठीक है।
ये तो आइडियल ग्राफ हो गया, लेकिन रियल में ग्राफ कुछ नीचे नीचे जैसे दिया है ना वैसा बनता है। देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से, खैर इस पे मैं आऊंगा धीरे से, लेकिन मैं बता रहा था कि जो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे है वो इस तरीके का कुछ ग्राफ आपको बनता है दोस्तों। देखिए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और वेवलेंथ का कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। काफी एब्स्ट्रैक्ट चीजें है, मैं मानता हूं कि विजुअलाइज उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन यही अगर आप केमिस्ट्री ऑप्शनल सच में यूपीएससी का पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें से वाकिफ होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखिए हायर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हायर की तरफ जा रहा है। ओके, और जो वेवलेंथ है टेम्परेचर के साथ में देखिए घट रही है, ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीजिंग है, और ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर के कारण ये वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ इधर साइड जा रही है, इधर साइड जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, इस साइड जा रही है ना वेवलेंथ, तो ये देखिए घट रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है उसका कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है। बेसिकली ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि क्लासिकल जो है, मैंने आपको अभी बताया था कि क्लासिकल कंटिन्यूस एनर्जी डिस्क्रीट की बात नहीं करता, क्लासिकल कंटिन्यूस की बात करता है, और जो एक्चुअल में जो होता है क्वांटम फिजिक्स वो डिस्क्रीट की बात करता है। तो देखिए होता क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट करेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना अप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन विजिबल रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम में आएगा। ओके, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की आपको एक बात पता होगी कि जैसे जैसे हम गामा रेस की तरफ बढ़ते हैं, गामा रेस आपको पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है आपको तो पता ही है, मैंने पिछले इसमें दिखाया है। तो आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो वेवलेंथ है वो कम होते जाती है दोस्तों। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उस चीज़ को। अगर उस चीज़ को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, तो ज़्यादा एनर्जी के साथ साथ पार्टिकल ज़्यादा एक्साइट होंगे, पार्टिकल ज़्यादा एक्साइट होंगे तो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ओके, याद रखिएगा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा होता है, और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा होता है। तो इस रिलेशन से जो लैम्बडा है यानी कि जो वेवलेंथ है वो कभी भी एनर्जी को कम करेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे रिलेशन हमें दिखाई पड़ता है। ओके, सो at higher temperature appreciable proportion of the radiation is in the visible range of the spectrum. Okay, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विजिबल रेंज में जाएगा लाइट। ओके, क्योंकि विबग्योर आपको पता है वो इंफ्रारेड के बाद में जो विबग्योर वाला जो पट्टा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जो पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था, तो विबग्योर वाला पट्टा कब आएगा, शुरू में तो जब हम गर्म करेंगे तो इंफ्रारेड रेज ही निकलेगी। आपको पता है ना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हो तो जैसे लोहे को आपने गर्म करना चालू किया तो क्या होगा, सबसे पहले वो लोहे में से सिर्फ हीट निकलेगी, आपको भट्टी समान फील होगा वो लोहा। जैसे तवे तवे को आप जब स्टोव पे रखते हो, तवे को जब स्टोव पे रखते हो तो जो स्टोव की गर्मी है उससे तवा जो है उस पे आपको लपटे फील होती है हाथ रखने पे तवे के ऊपर। तवे के ऊपर हवा में भी हाथ रखोगे तो इंफ्रारेड रेज फील होएगी आपको। इंफ्रारेड रेज फील होने का मतलब है गर्मी फील होएगी। ओके, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो जो इंफ्रारेड रेज है वो इंफ्रारेड से विजिबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लोहा लाल लाल होने लगेगा। समझ में आ रही है बात आपको, तो वही लिखा है यहाँ पे, एट हायर टेम्परेचर एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, ये तो हो गया। एज द टेम्परेचर इज फर्दर रेज्ड, जब टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है तो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला ब्लू लाइट है, आप सभी को पता होगा कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा कम होती है और रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो शॉर्ट वेवलेंथ जो होती है ना उसका प्रमाण बढ़ते जाता है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, तो एनर्जी जो है वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी जैसे ही वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी आप ये क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि एनर्जी जो है बढ़ेगी।
तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे स्टोव का, तो तवा और गर्म होते जाएगा। तो तवा पहले रेड हॉट होएगा, फिर तवा जो है ऐसा करते करते ब्लू ब्लू हॉट होते जाएगा। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। रेड हॉट हीटेड आयरन बार जो है कुछ देर में व्हाइट हॉट हो जाती है। व्हाइट हॉट क्यों हो जाएगी मैं बताता हूं। क्योंकि क्योंकि जो विबग्योर के जो कलर्स है उसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब एनर्जी उसकी सबसे कम है। अगर हीट कम होगी तो सिर्फ रेड में ही रिलीज होगी एनर्जी, लेकिन धीरे धीरे करते करते हो सकता है जो आयरन है, आयरन का कुछ पार्ट जो डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में होगा वो पार्ट क्या रिलीज करेगा, जो डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में होगा वो हायर सॉरी शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट निकालेगा। और जो डायरेक्ट स्टोव के कांटेक्ट में नहीं होगा जो पार्ट, मतलब थोड़ा सा दूर वाला पार्ट, वो जो है वो रेड के रीजन में निकालेगा। समझ में आ रही है बात। तो धीरे धीरे जो है विबग्योर के सारे कलर निकलने लग जाएंगे और व्हाइट लाइट निकलेगा। ये एक्चुअली होना चाहिए, ऐसा कहना है। तो व्हाइट लाइट जो है वो निकलेगा। ठीक है। अब तो कर्व इज ऑफ एन आइडियल इमिटर। जो ऊपर जो कर्व है ना, ये आइडियल इमिटर का कर्व है दोस्तों। आइडियल इमिटर मतलब जैसे तवा जब गर्म करते हैं तो वो इमिट करना चालू चालू कर देता है, उसको गर्म करते हैं तो वो गर्म होता है, फिर वो इमिट भी करता है, तो उसी को इमिटर बोला है इसलिए। तो एक आइडियल इमिटर का कर्व है ये, कुछ जो इस तरीके से जो दिखना चाहिए। तो कर्व ऑफ एन आइडियल इमिटर कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक है। तो आइडियल इमिटर जो है, ब्लैक बॉडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सारी की सारी रेडिएशन रिलीज एमिट भी कर सकता है, इसलिए उसे ब्लैक बॉडी कहा है। ठीक है। तो अभी आप इसी को मान के चलिए। तो ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ एमिटिंग एब्जॉर्बिंग ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन यूनिफॉर्मली। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का अप्रोक्सीमेशन आप इसी से समझ लीजिए कि एक पिन होल कैमरा लिया आपने, पिन होल कैमरे में एक छोटा सा छेद किया और वो उसको लेड से पोताई कर दी अंदर। तो जो उसमें लाइट घुसेगी तो वो जो है लाइट मल्टीपल टाइम्स जो है एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। तो उसको ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, लेकिन इतना समझ लीजिए कि विब ग्योर में मतलब वाइट हॉट हो जाना चाहिए आयरन बार। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन जो है तो कुछ इस तरीके से है कि बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स क्यों चला गया ये, क्योंकि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल व्यू पॉइंट से जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल व्यू पॉइंट से लॉर्ड रेलिग ने पढ़ने की कोशिश की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो मैंने आपको बताया था ना, ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, मतलब यहाँ पे जैसे ये रेड हॉट वाइट हॉट हो गया, उसके बाद रेड हॉट के बाद वाइट हॉट, मतलब ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज निकल रही है उसमें से। ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज कैसे निकल रही है, रेड भी निकल रहा है, ब्लू भी निकल रहा है, विबग्योर के सारे कलर की फ्रीक्वेंसी निकल रही है। इसका मतलब जितना हमें दिख रहा है वो तो निकल ही रहा है, साथ साथ में इधर गामा तक और उधर रेडियो वेव्स तक सारी वेव निकल रही है, ऐसा मान के चल रहा है लॉर्ड रेलिक। तो ये हो गया क्लासिकल व्यू पॉइंट। ठीक है। तो उसने क्या माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज माना था। ठीक है। तो लॉर्ड रेलिक की यहीं पे गलती हो गई, उसने ये फॉर्मूला दिया दोस्तों, डी ईटा इज इक्वल टू रो डी लैम्बडा, रेलिक जीन्स लॉ, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 8 पाई के टी बाय लैम्बडा टू द पावर 4 कहता है। जहां पे जो रो है, रो मतलब कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को दर्शाता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हैं, किसी चीज को गर्म करते हैं तो पहले जो है वो इंफ्रारेड रेज निकलनी शुरू होती है उस चीज से। इंफ्रारेड मतलब अभी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लोअर लोअर एनर्जी में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ज्यादा है। जब हम और गर्म करते जाते हैं, फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं,
तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो हायर में भी आने लगती है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मतलब एनर्जी लेवल्स का जो है, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब क्या होता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपके कितने वाटर के कितना ग्राम वाटर है, वो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। तो उसी तरीके से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मतलब एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपका कितनी एनर्जी है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपकी कितनी एनर्जी है। मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, देखिए इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर मीटर टू द पावर 4, ठीक है, जूल पर मीटर टू द पावर 4। अभी ये काफी एक्सट्रैक्ट चीज है, पर मैं आपको बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट तो है बट आप इससे समझ सकते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम लिया मैंने, ठीक है, और वो जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें और एक डायरेक्शन ऐड कर दिया, जैसे 3 डायमेंशन होते हैं उसमें एक और डायरेक्शन ले लेना, ठीक है। 3 डायमेंशन के बाद में जो चौथा जो डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 डायमेंशन हो गए, ठीक है। जो चौथा डायमेंशन होगा वो कहीं बीचों बीच से निकाल लेना, ठीक है, और वो ये जो जूल है ना, उसी उसी को एनर्जी ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है कि वेवलेंथ लैम्बडा से वेवलेंथ लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, मतलब एक एक छोटी सी वेवलेंथ का पट्टा लिया मैंने, उसमें एक एक एनर्जी, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से वेव्स निकल रही है, तो मान लीजिए वॉयलेट रेड ये सब चीज़ों से निकल रही है, तो मान लीजिए 700 एंगस्ट्रॉम का एक 700 एंगस्ट्रॉम से मान लीजिए 701 एंगस्ट्रॉम का मैंने बात किया। 700 एंगस्ट्रॉम से लेके 701 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के बीच, 700 एंगस्ट्रॉम से 701 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की बीच कितनी एनर्जी स्टेट्स आएगी, कितनी एनर्जी स्टेट्स मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड रहने के कारण एनर्जी 1 2 3 4 ऐसी सीडीओ के रूप में होती है। तो जो सीडीओ के रूप में जो एनर्जी होगी वो एक वेवलेंथ के पट्टे में कितने ऐसे स्टेट्स है उसे कहेंगे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो ये हो गया रेलिक जीन्स लॉ, डी ई इज इक्वल टू रो डी लैम्बडा, ठीक है, डी ई इज इक्वल टू रो डी लैम्बडा, और रो इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्बडा टू द पावर 4 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो अभी का वीडियो इतना ही रखते हैं। इसके बाद में मैं अगले वीडियो में आपको ये रेलिक जीन्स लॉ क्यों फेल हो जाता है वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।